देखिए, दोनों ही प्रवक्ताओं ने सरकार की बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। दोनों प्रवक्ताओं को रोकेंगे एक बार मंच पर। हमारे मैनेजिंग एडिटर जो है राकेश कुमार सिंह जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर पधारें, और दोनों ही जो पैनलिस्ट हैं, राकेश कुमार सिंह जी पहले मंच पर पधारें। राकेश कुमार सिंह जी आप मंच पर पधारें, और आप दोनों जो हमारे पैनलिस्ट हैं, आप इनका दुपट्टा पहना करके इनका धन्यवाद और स्वागत जो है वो करें, धन्यवाद ज्ञापित करें। इसके बाद एक बहुत ज्ञानवर्धन वाला और बहुत एनर्जेटिक सेशन होने जा रहा है राव राजेंद्र सिंह जी का, जिनको सुनने के लिए हम बचपन से हम कह सकते हैं, मैं उनका पर्सनली फैन हूं। देख जाकर के सुनिए। राव राजेंद्र सिंह जी ने लोकसभा के अंदर ईडब्ल्यूएस का संशोधन विधेयक जो है वो पेश किया, वो उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसके लिए ताली बजा करके आप उनका स्वागत करें। इसके साथ साथ में 181 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन है, चाहे वो रेवाड़ी से बहरोड की रेल लाइन हो, कोटपुतली शाहपुरा की रेल लाइन हो, और जयपुर तक की जो रेल लाइन है, उसे स्वीकृत कराने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ताली बजा करके आप स्वागत करेंगे राव राजेंद्र सिंह जी का। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की सड़कों को स्वीकृति उन्होंने कराई है। इसके अलावा सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए भी, युवाओं को जोड़ने के लिए सैनिक स्कूल जो सीकर का रलावता है, वहां पर सैनिक स्कूल की स्थापना कराने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। ताली बजा करके स्वागत करें ऐसे ज्ञानवर्धन वाले और ऐसे विजनरी हमारे जो है पूर्व विधानसभा के, राजस्थान विधानसभा के आप उपाध्यक्ष रहे और वर्तमान में आप जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं। इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए हमारे जो सहयोगी हैं वो पधारे, और राकेश कुमार सिंह जी स्वागत कर रहे हैं राव राजेंद्र सिंह जी का जयपुर की धरा पर। देखिए, जयपुर ग्रामीण के सांसद जो है, जयपुर के सांसद और हमारे मैनेजिंग एडिटर राकेश कुमार सिंह जी दोनों मंच पर मौजूद हैं। अगले सेशन को मॉडरेट करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मेरे सहयोगी पराग गुप्ता और मनोहर बिश्नोई, दोनों आप मंच पर पधारें। बहुत ही रोचक सेशन होगा। आप लोग इस सेशन को अपने अपने फोन में रिकॉर्ड जरूर करें। ये बड़ा ज्ञानवर्धक सेशन होगा, जिसमें आपको पता लगेगा राजस्थान की विधायी और लोकसभा की जो कार्रवाई है, तमाम चीजों की जानकारी के बारे में। अगर आपका खुला सत्र भी अगर आप करना चाहें, कुछ सवाल अगर करना चाहें, तो हम कोशिश करेंगे कि राव राजेंद्र सिंह जी से कुछ समय लेकर के आपके सवालों के जवाब भी हम जो है वो आप तक पहुंचाएं। फिलहाल जो है सेशन की तैयारी कर ली गई है। सेशन का बेसब्री से इंतजार था सभी को। पहले हम चाहते थे सेशन और जल्दी हो, लेकिन समय की व्यस्तता है राव राजेंद्र सिंह जी की, तो इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी पराग गुप्ता मंच पर आ चुके हैं, मनोहर बिश्नोई आ चुके हैं, और राव राजेंद्र सिंह जी का इंडिया न्यूज परिवार की ओर से स्वागत करते हुए सेशन की शुरुआत करेंगे हमारे दोनों सहयोगी। ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद लवली जी आपका। और देखिए, जैसा कि लवली जी ने पहले ही कहा कि ये सेशन बहुत एनर्जेटिक होने जा रहा है, क्योंकि राव साहब का अनुभव आज इस मंच से वो शेयर करेंगे, और साथ ही उन्होंने जो काम सामाजिक उत्थान के लिए किया है, आज उस काम को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो राव साहब, चाहे हम रेलवे की बात करें, हम सड़क की बात करें, पानी की बात करें, शिक्षा की बात करें, बालिका शिक्षा की बात करें, सैनिक स्कूलों की बात करें, हर एक सेक्टर में आपने काम करने की कोशिश की है। क्या बदलाव इससे आया समाज में, किस तरह का परिवर्तन आप देख रहे हैं, और आने वाले वक्त में क्या और संभावनाएं आपको लग रही हैं कि आप अब कुछ और बेहतर करना चाह रहे हैं? ये जो कामयाबी अभी तक की रही है आपकी, जिन जिन सेक्टर्स में आपने काम किया है, इसको हम कैसे देखें? जहाँ तक किसी भी विषय को अगर हम लेते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि मैं उसका फ्लैगशिप पायनियर हूँ, तो मैं अपने आप को झुटलाऊंगा। हमने कहाँ से चीज ली और उसको किस मुकाम तक पहुँचाई। आपने जिन जिन विषय के बारे में बात करी, ऐसा नहीं कि सड़कें पहले नहीं बनी, ऐसा नहीं है कि टेक्निकल स्किल्ड के कोई विद्यालय या कोई इंस्टीट्यूशन पहले नहीं आए। बात यह है कि जनता की अपेक्षाओं के साथ में उसकी कंपैटिबिलिटी कितनी रही, किस वक्त किस चीज की आवश्यकता थी, आपने अगर उस चीज को महसूस किया और एक बिल्कुल टाइम पीरियड में अगर डिलीवर कर दिया, तब तो वो है कि समय पर अगर आपका काम डिलीवर हो जाए तो वो जनता के लिए लाभदायक भी होता है और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप आप कार्य करते हैं। आपने जितने भी विषय के संबंध में जानकारी या यहाँ दी है, मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि सड़कें में जिस प्रकार का सुधार होना चाहिए था, आप ये मानिए कि पिछले 10 बरस में और 12 बरस में जो केंद्र सरकार की योजनाएं धरातल पर आई, आप उससे भी पहले चले जाइए। जिस वक्त स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, किसी ने नहीं सोचा था कि हर ग्राम तक, हर हैबिटेशन तक पक्की सड़क चली जाएगी। सड़क राज्य का विषय माना जाता था, सिर्फ नेशनल हाईवेज केंद्र के विषय थे। ग्राम स्तर की सड़क को पहुंचाकर उसको
संकल्पित व्यवस्था में प्रतिपादित करने का जो सत्कर्म उन्होंने किया, वहां से इस बात का विश्वास जागृत हुआ कि हां, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है और अगर केंद्र भी किसी विषय को लेता है तो केंद्र उसको आपके डोर स्टेप पर डिलीवर करने की संकल्पित चरित्र रखता है। अब वैसे तो ये एक हल्के तरीके से लिया गया। 2014 में जब पहली बार हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए आए, तो उस प्रधान सेवक का पहला भाषण जो लाल किले के प्राचीन पर था, वो ग्रामीण व्यवस्था के अंदर ग्रामीण जन को शौचालय पहुंचाने का था। जिन लोगों ने अपने मकान बनाए, जिन व्यक्तियों ने स्वयं के मकान गांव में बनाए, उन्होंने अपना शौचालय तक नहीं बनाया था। अगर उस बारे में किसी ने सोचा, फिर आप ये कहेंगे स्वास्थ्य सेवाएं राज्य की है, लेकिन केंद्र ने उस बात को ध्यान में दिया कि हाइजीनिकली कितना आवश्यक है कि हमारे पास में एक इस प्रकार की व्यवस्था हर घर में होने की जरूरत है। जब इन बिंदुओं के बारे में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि केंद्र की सरकार ने संकल्पित व्यवस्था के आधार पर सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए कोई कार्य नहीं किया। जो अभाव ग्रामीण परिस्थिति में था या ग्रामीण क्षेत्र में था, उसको अंकित करते हुए वो कार्य किए। साथ में उसको जब प्रधानमंत्री आवास के साथ जोड़ लिया गया तो ये सुनिश्चित हुआ कि अगर प्रधानमंत्री आवास बनेगा, प्रधानमंत्री का के आवास योजना से आवास बनेगा, तो साथ के साथ में उसका एक शौचालय भी बनेगा। आप सब यहां विराजे हुए, आपसे ये पूछ लीजिए कि कोई घर बगैर शौचालय की कल्पना कर सकता है क्या? आप और हम सब इस चीज की आवश्यकता को महसूस करते हैं। उन्होंने सबकी आवश्यकता को महसूस करके ये कार्य किया। अब कार्य वैसे बहुत देखा जाए तो बहुत ग्लैमरस नहीं है, जिसको मैं कहूं कि बहुत ग्लैमरस नहीं है, पर एक आवश्यकता की किस चीज की, कहां से उन्होंने उस चीज की आवश्यकता की पूर्ति उठाई। आपने ये बालिका सैनिक विद्यालय की बात करी। हम 2017 में ये कार्यक्रम को लेके आए थे। मेरे साथ में रामलाल जी उस टाइम में विधायक थे और निर्वर्तमान जो मुख्यमंत्री जी थी आदरणीय वसुंधरा जी, उन्होंने मुझे मोहाली भेजा था। ये विद्यालय का जो हम प्रारूप लेके आए पंजाब में मोहाली से हम लेके आए। अगर आप ये देखें तो राजस्थान की जनसंख्या में राष्ट्र की जनसंख्या का प्रतिशत का अनुपात लें तो हम 5% हैं सर, लेकिन आप सैन्य बल में अगर अनुपात लेंगे तो हम 8.5% हैं। और कितने वीर गति को प्राप्त हुई अगर वो आंकड़ा आप लेंगे तो हम 11.5% हैं। उस वक्त की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह महसूस किया कि कमीशन ऑफिसर्स में हमारी प्रतिशत धीरे धीरे कम हो रही है। सामान्य सैनिक के रूप में तो जा रहे हैं। अभी आपके पास शायद कर्नल साहब पधारे होंगे। जब कमीशन ऑफिसर्स की बात करें तो हमें महसूस किया कि धीरे धीरे उसमें हमारी परसेंटेज कम हो रही है, जबकि हमारे यहाँ की चारित्रिक तासीर ऐसी है कि सैन्य बल में जाना चाहता है नौजवान। तो हमने एनडीए के लिए प्रिपेयर करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन तैयार किया। दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं रही और जो 2 साल में तैयार होना था, जब 5 साल पिछली सरकार के निकल गए, उन्होंने उसको कोई भी कारण, चाहे कोविड रहा हो, वो डिले हुआ, वो जाकर अब तैयार हुई। तो वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया कि हम सिर्फ 2 साल का प्रशिक्षण ले रहे हैं, यानी 10वीं के बाद में हम एंट्रेंस एग्जाम लेंगे और 11वीं 12वीं तक उनको प्रशिक्षित करेंगे। तो क्यों ना हम 6ठी से चालू करें, जिससे कि जो भी बच्चा या बच्ची आएंगे उसमें, इसका सेकंड फेज बालकों के लिए भी है, जब आएंगे तो उनका माइंडसेट पहले से यह हो कि मुझे भारत के किसी न किसी सैन्य सेवा में जाना है। इस साल 1 अप्रैल को हमने उसको चालू किया। 20 करोड़ रुपए की उस वक्त 2017 में हमें आर्थिक स्वीकृति
नरेंद्र मोदी जी की उस वक्त की सरकार ने हमें दिया, समग्र शिक्षा के माध्यम से हमें वो पैसा मिला, और अभी वर्तमान सरकार ने उसमें 12.25 करोड़ और दिए हैं। पहला हमारा जो अभी ये सत्र है वो बालिकाओं के लिए है, ये फेज जब कंप्लीट हो जाएगा तो बालकों लिए भी होगा। टोटली रेजिडेंशियल स्कूल है, पहला ऐसा विद्यालय है जो राज्य द्वारा खोला गया है। बाकी प्राइवेट के तो बहुत होंगे, राज्य के द्वारा खोला गया हुआ सैनिक विद्यालय, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित सैनिक विद्यालय एक रड़ावता में है। ये महाराज शेखा जी के नाम से जो शेखावाटी है, उनकी जो जहाँ उनकी वो वीरगति को प्राप्त हुए, जहाँ उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, उसकी सारी ज़मीन उस संस्था ने राजस्थान सरकार को दी और राजस्थान सरकार ने इस प्रकार का ये इंस्टीट्यूशन खड़ा किया। सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे ईडब्ल्यूएस को लेकर के आरक्षण की जो व्यवस्था है भारत में और ईडब्ल्यूएस की जो ज़रूरत जो महसूस की जा रही है, राजस्थान सरकार ने, विपक्ष भी कह रहा है कि हमने यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस के लिए किया वो केंद्र सरकार को करना चाहिए, तो आपने जिस तरीके से मसौदा दिया था तो उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार वाले में क्या फ़र्क है सर? Let me tell you something in a very lighter tone. I am more worried about my child, or my neighbor is more worried about my child. EWS was a creation of the government of India. EWS वाला आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। आप तो EWS का आरक्षण दे ही नहीं पाए। अब EWS का आरक्षण कैसे लागू होना चाहिए उसका आप हमको ज्ञान दे रहे हैं। अगर हमने EWS दिया है तो उसमें अगर राज्य के संबंध से अगर कोई बातें हैं तो संवेदनशील होकर भारत की सरकार इसके बारे में भी सोचेगी। I mean, how can they lead us? The government of India is very much aware of it. हमारी तरफ से ये प्रयास है, as how I as an individual can contribute through the floor of Lok Sabha. We have a provision of putting in private member bills and private member resolutions. So we drafted a bill and I have moved that bill, and I have also moved a resolution that when it comes to giving reservation to the economically weaker section, a same uniform definition cannot stand pan India. It will differ from region to region because the social quantum data and their way of life will differ from one region to the other region. Hence, we require a constitutional commission for it. The constitutional commission comes from Article 338. All those sections which have received or reservation or given reservation have a commission of their own. 338 is there, then 338B, scheduled tribe, scheduled class, then OBC, 338B, A and B, 338, 338A, 338B. The only section left is the new EWS. So we said, let's create a constitutional commission, because the constitutional commission will then gather the social data and deal with the states separately. What they are demanding is something which they don't want to use the constitutional parameters for it. We have suggested this thing that we will use the constitutional road and provisions so that justice is done to each and every region, whereby this particular section of community comes from the economically weaker section. That's what probably, it's an effort. I'm sure whenever it sees the light of the day, we will discuss. सर, एक सवाल आपके ही एक्सपर्टीज से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय माहौल बना हुआ है, उसके हिसाब से विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा है सरकार पर कि जो आर्थिक स्थिति है देश की वो खतरनाक है और आने वाले दिनों में और खतरनाक हो सकती है। आप जिस तरीके से आर्थिक मामलों के बहुत विशेषज्ञ माने जाते हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है अपने देश में अब क्या सिचुएशन है और आने वाले समय में किस तरीके की सिचुएशन देखते हैं आप? What is the lower level ceiling
for defining poverty. Earlier it was $2.25. Now this has been raised to $3. In the last 2 years or last 1 decade, the statistics says we have brought up 24 crore from the poverty line to above poverty line. In spite of the base lower ceiling being raised from $2.25 to $3, we were able to bring them out. Marginally, it did affect the volume that came, but God blessingly, and because the government of India's personal contribution by way of policies, by way of other schemes, that we have been able to create an environment and a situation where the common citizen of this country can create his own self-respect by way of an honest, good livelihood, either through the government agencies or on his own. सर एक सवाल और है सर, आपने पॉवर्टी लाइन की बात करी, जिस तरीके से जो पॉवर्टी की बात आती है तो मनरेगा की बात आती है, और अभी जी राम जी जो स्कीम लाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन दोनों में क्या फ़र्क है और जी राम जी की ज़रूरत क्यों पड़ी जो मनरेगा ऑलरेडी चल रही थी? तो देखिए, जितने भी भारत की सरकार ने योजना लाई, किसी ने उन पर यह प्रश्न नहीं किया कि पीएमजीएसवाई योजना तो आपके लिस्ट का ही का नाम नहीं था, ये तो स्टेट लिस्ट का मैटर था। आप उसमें 90% फाइनेंस से क्यों लेके आए इनिशियली? अब तो शेयर होल्डिंग है। जब हम शौचालय की बात कर रहे थे तो कोई हमसे ये नहीं कह रहा था कि ये तो राज्य का मैटर है। जब कोविड के बाद में और बार बार अभी हम जैसे आपके एचपीवी वैक्सीन की बात कर रहे हैं, भाई चिकित्सा तो स्टेट का मैटर है, आप केंद्र का मैटर नहीं था। जब केंद्र इनको वित्त पोषित करने के साथ साथ इन योजनाओं को लागू कर रही है कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुरक्षा भी मिले, स्वयं के स्वावलंबन जीवन के लिए भी उसको व्यवस्था करे। अगर आपको लगता है कि नरेगा वाली योजना में एक जो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई एम नॉट श्योर वेदर द पार्टी वुड अबाइड बाय दैट। आई सेड व्हेन वी ब्रॉट इन जेजेएम, सर अगेन पेयजल स्टेट का विषय था, स्टेट लिस्ट का विषय है। वी ब्रॉट इन जेजेएम टू सी दैट ड्रिंकेबल वाटर, प्रॉपर ड्रिंकेबल वाटर गोज टू, हमने शौचालय की बात करी, हमने ग्राम सड़क की बात करी, हमने पेयजल की बात करी, विषय तो राज्यों के हैं। केंद्र ने वित्त पोषित करके ये किया। अब आपको पैसा ही तो दे सकता है केंद्र, अपेक्षा तो ये करता है कि आपका वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको ऑनेस्टली एग्जीक्यूट करे और वो सुविधा उस व्यक्ति के घर तक पहुंचे जिसके लिए वो योजना बनी है। जेजेएम में आपने क्या किया, अभी आपके यहां चर्चा हो रही थी, नरेगा का पैसा आ रहा था, नरेगा का पैसा कहां जा रहा था इसके बारे में आपको और हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप अगल बगल में किसी गांव में जाइए, वहां मस्टर रोल तैयार होते थे, छोटा मोटा काम होता था और वो पैसा उठ जाता था। तो भारत की सरकार ने यह बात कही कि कम से कम राज्य इस बात को स्वीकार तो करे कि उसके अगर यहां पैसा लग रहा है और रोजगार उन्मुख अगर कोई योजना है तो जब उसका भी थोड़ा पैसा लगेगा और हम 100 दिन से इसको 125 दिन कर देंगे और इस पूरी की पूरी एक्टिविटी को कहीं ना कहीं हम एसेट बिल्डिंग एक्टिविटी में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम है? The difference between the basic Narera and J. Ramji is this, that we are now contributing to the village asset building also. Earlier this was dig one ditch, then dig another ditch. सर ये जो राज्यों का अभी जो शेयरिंग जो है, जिस तरीके से जो स्कीम बनती है, पहले 90-10% का होता था, अभी 60-40 या 50-50 या ऐसा कुछ रेशो बनता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि सर ये जो राज्यों पर जो भार ज़्यादा पड़ रहा है उसको देखते हुए राज्यों की इकोनॉमी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से स्कीम में जो पैसा दिया जाता है उससे ये क्या फ़र्क महसूस करते हैं? और दूसरा, विपक्ष इसमें आरोप लगाता है कि जो राष्ट्रीय महत्व की जो योजना होती है उसमें 90% केंद्र सरकार का पैसा होता है, जबकि यहाँ पर जो केंद्र सरकार की योजना में भी 40% है राज्य सरकार को देना पड़ता है।
आई टेल यू वन योजना जहाँ सरकार को कुछ नहीं देना पड़ता, सिर्फ पैसा वापस। इट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विच इज बीइंग क्रिएटेड फॉर एवरी स्टेट, 1,50,000 करोड़ का है। हर स्टेट को ये कहा गया है कि कोई 5 आपकी जो बेसिक आपकी आवश्यकताएं हैं, जिनकी योजनाओं के लिए आप ये पैसा ले लीजिए, इट इज मेड अवेलेबल टू यू, दिस ग्रांट कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वाई आर स्टेट्स नॉट डिस्कसिंग दैट? ये दूसरा साल है। 1,50,000 कोई भी स्टेट हो, कहीं भी स्टेट हो, पूरा एक फंड क्रिएट किया गया है। दिस फंड इज अवेलेबल टू ईच एंड एवरी स्टेट प्रोवाइडेड दे कैन शॉर्टलिस्ट दोज 5 प्रोजेक्ट्स वेयर दे वांट दिस मनी टू गो टू। It's a central fund. It is coming to you without any overhead costings. Why aren't you discussing that? And it is much more than what was coming to you through other. You need to be, if I give you 10 rupees, sir, I mean, it's a human mindset. If you will contribute 20 and I give you 80, you will take some care of it that it goes in the right way. If I give you all 100 together, na, you will not have. It's the mindset. आप उसकी परवाह नहीं करेंगे कि उसका, जिसको कहते हैं जुडिशियस यूज हुआ कि नहीं हुआ। केंद्र की सरकार का ये मानना है, ऐसा मैं मानता हूं, मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं कि उन केंद्र की सरकार के बारे में कहूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब अगर हम हैंड होल्डिंग का बात करते हैं तो पैदल चलने की क्षमता तो आप में होनी चाहिए। मैं मेरा कर्म पूरा करूंगा कि एक जो मेरी ह्यूमन टेंडेंसी नहीं है, मेरी एक मॉरल जो मेरा कैरेक्टर है और उसको मैं रिस्पॉन्सिबली यूज कर रहा हूं, मैं आपको वो सारा संबल प्रदान करूंगा, लेकिन चलना तो आप ही को पड़ेगा, बिकॉज स्टेट्स हैव देयर ओन ऑटोनॉमी। We don't want to encroach upon their autonomy. The excelling part of the state to perform, create their own assets will definitely devolve through the democratic process. If suppose that government is of a different political background, we will give them enough of scope to go about delivering it. सर, आपको हमने विधानसभा में बहुत सुना, आप बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं। जो भी बजट बनता है किसी भी सरकार का हो, चाहे इस कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, आपसे सलाह जरूर ली जाती है। अभी फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उसमें विपक्ष ये आरोप लगाता है कि सरकार के पास में वित्तीय प्रबंधन इतना ठीक नहीं है, जिससे कि ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है, कई विभागों में पैसा नहीं जा रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति है या फिर ये केवल राजनीतिक माहौल बनाने के लिए विपक्ष का बयान है? मुझे एक बात बताइए, शायद आप लोग उस बात पर चर्चा करना भूल गए, मैं इसी बात पर आ जाऊंगा, लेकिन वहां से आ जाऊंगा। जब भारत आजाद हुआ तो आयकर कितने रुपए पे लगता था? मेरे ख्याल से 20,000 या 25,000 पर आयकर लग जाता था। 25,000 से 2.5 लाख पर आने में 70 बरस लगे, और 2014 से 2025 में 10 बरस में हम 12 लाख पर ले आए। बात चर्चा क्यों नहीं करते हो आप? कोविड जैसी महामारी के बावजूद आर्थिक तंगी से निकलते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के मापदंडों के आधार पर समुचित रूप से व्यवस्थित करने के बाद में अगर सामान्य व्यक्ति को 12 लाख रुपए तक की आय मुक्त किया है, उसके बाद में अगर विपक्ष हमसे ये कहता है कि आपकी अर्थव्यवस्था सही नहीं है, हमको तो ये बताइए, तुमको अर्थव्यवस्था की स्पेलिंग भी मालूम है क्या? After COVID, we are trying to bring down our debt GDP ratio. सर, आप अगर थोड़ा बहुत भी अगर इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं, हरदम जब फाइनेंशियल ईयर का बेस ईयर चेंज होता था ना, तो टेक्निकली पेपर पर हर सरकार को, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की, टेक्निकली पेपर पर आपको 3 से 4% का स्पेस मिल जाता, ब्रीदिंग स्पेस। यू वुड जंप विदाउट एक्चुअली
happening. That was the strategy, that was the way it was being done. Till 11-12, because your last base year was 11-12, not the census base year, I am also talking about the financial base year, which was used for calculating GDP. Now that has been changed to 22-23. So first time the government of India has used stringent measures. We have deflated it by 3 to 4%. अब मुझसे कई शायद विपक्ष ये सवाल कर लेगा कि सब जब आपका बजट आपने दिया था तो आपने कहा था 56.1 हमारा डेट जीडीपी का हो रहेगा। अब हमारा ये 22-23 को लागू होने के बाद में सब हम 58 पे आ जाएंगे। ये इस वजह से है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने मापदंड होते हैं कि भारत का आंकलन करना और रैंकिंग करने में कोई हमसे प्रश्न ना करे, हमने पूरी जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी से इस चीज को लागू करा। और बाकी विकसित देशों का आप डेट जीडीपी रेशो देख लीजिए और हमारा देख लीजिए, आंकड़े अपने आप बता देंगे आप। सर ये सरकारों में जो राइजिंग राजस्थान हो चाहे पहले जो प्रोग्राम होते थे उसमें जो एमओयूज होते हैं और ये जो आंकड़े दिए जाते हैं, जैसे 35 लाख करोड़ का जो अब एमओयूज हुआ बता रहे हैं कि वो समझौते हुए और लागू 8 लाख करोड़ का तो लागू कर दिया, अब जो राज्यवर्धन जी कह रहे थे, तो क्या इन आंकड़ों के मायाजाल में विकास और धरातल पर चीजें होती हुई नजर आती है? और ये जिस तरीके से जो आंकड़े हैं ये साकार होने में टाइम कितना लगेगा और ये साकार हो सकते हैं क्या? So it is basically how you look at it. When MOUs are signed now, it gives the intention of people who are interested in investing in your state. When they start discussing, maybe at number of times the government of that particular state government may not agree to certain things, because we need to keep a responsible government for the welfare of the general public as a priority. So when we come and start screening them, a lot of such MOUs may not come through. But see that MOUs done by various states at various levels and in various countries. If you achieve 20% of that, it is considered to be wonderful. Because at one given moment of time, in one period of time section, so many people come and they in fact give an impression of being interested. If the government of Rajasthan has gone and done MOUs worth about 38 lakh crores, I will be happy. I'll be happy. Even if 10 lakh crore comes, it is an achievement. You go and compare it with other statistics that are available. Because anything around 20%, 25, I'm not an authority, I'm not speaking on behalf of Rajasthan, so don't quote it that I was saying that the government of Rajasthan has their own spokesman. But I, as a person, understand one thing, that even if we would be able to, 38 lakh crore, 38 lakh ही है ना? 35 या 38 जो भी है, अगर 35 लाख करोड़ है, 35 लाख करोड़ में से अगर 10 लाख करोड़ भी अगर आपके इसमें 8 लाख तो राज्यवर्धन जी ने कह दिया हो गया सर, हो गया तो फिर कंफर्मेशन उनसे ले लीजिएगा। मैं तो आप जैसे जो आप मीडिया पे बताते हैं और जो अखबारों में लिखते हैं या किताबों में आ जाता है वो मैं भी पढ़ लेता हूँ। सर आप जो फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते राजस्थान के तो क्या ऐसी चीज़ें करते, जैसे कि फ्री बीज की जो बात आती है जो देश भर में एक राजनीतिक मुद्दा भी बना था, तो फ्री बीज और जिस तरीके से जो घोषणाएं की जाती है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत हो, अकाउंट में पैसा डालने की बात हो, तो उससे आप कितना सहमत है और आर्थिक जो भार है वो कितना होता है? और अगर आप वित्त मंत्री होते तो क्या करते? और चाहे